नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव में देरी, जनप्रतिनिधियों में नाराजगी और आक्रोश। टेकाड़ी में आफत की बारिश, ओलावृष्टि, दर्जन भर से अधिक घर और फसल हुई प्रभावित। जिला प्रशासन का फरमान, 7 दिन में डायवर्जन का पैसा जमा नहीं करने पर जमीन होगी नीलाम। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास। वन विभाग की कार्यवाही, वारासिवनी में सील की गई आरा मशीन। नगरपालिका ने शुरू किया वसूली अभियान, बकायेदारों के घर के आगे बनाए जा रहे लाल गोले। और पद्मेश न्यूज की खबर का हुआ असर, 3 महीने से बंद पड़ा सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू। और अब खबरें विस्तार से। 12 मार्च 2020 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उनके स्थान पर प्रशासक बैठा दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 26 मई तक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। ऐसे में चुनाव में देरी को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में आक्रोश और नाराजगी दिखाई दे रही। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों का आक्रोश स्पष्ट दिखाई दिया। प्रशासक बैठाए जाने की व्यवस्था के खिलाफ और चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने के पक्ष में दिखाई दिए। चुनाव तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो अक्टूबर नवंबर की बात बोल रहे हैं, पर ये गलत है। चुनाव जैसा उनने अभी कोटा तैयार किए, कोटा के बाद में इकट्ठे चुनाव रखना था, यानी 1 महीने का समय देना था। ये क्या 6 महीने तक लोगों की सोच अलग हो जाती है। क्या है, काम धाम पंचायत का जो काम है ठप हो जाएगा और इससे बहुत मुश्किल जाएगी। तो नाराज है मतलब? हाँ, नाराज पूरी टीम है नाराज। जनपद, जिला पंचायत से पूरा गांव का जो विकास होता है वो पूरा ठप हो जाएगा। अच्छा, बात भी होगा इसमें? पूरा बात तो होगा। क्या होना चाहिए? तो चुनाव करवा लेना चाहिए प्रशासन। अभी क्या है, समय है बढ़िया, अप्रैल मई की बात बोल रहे थे। जनपद पंचायत और पंचायत स्तर पर अब चर्चाओं का दौर यही चल रहा है कि शायद चुनाव अक्टूबर या नवंबर माह में करवाए जाएंगे। इस बात को लेकर पंचायत स्तर पर नाराजगी दिखाई दे रही। चुनाव तो हो जाना चाहिए, ऐसा हम मानना है मेरा। जैसे देखा जा रहा है कि 12 मार्च से पूरे सब प्रशासक बैठेंगे। 12 मार्च से डिजाल हो जाएगी, पंचायत बोल रहे हैं, तो इसलिए चुनाव हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। अगर चुनाव क्या लग रहा है आपको, क्या देरी से होंगे क्या जल्दी होंगे? नहीं, ऐसा तो सुनने में आ रहा है। अभी यहाँ जैसे पहुँचे जनपद में तो बोले वो नवंबर के तरफ जाएंगे चुनाव, जिससे तो जनता परेशान हो जाएगी। मतलब भारी नाराजगी है आप लोगों के? बिल्कुल सर। फिर भी काम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे आप लोगों मेरे को तो क्या मालूम, मुश्किल है हो जाए तो। जनता तो ऐसे ही परेशान है, पेमेंट भी नहीं डाल रहा है और फिर ये डिजाल हो जाएगा तो फिर क्या मतलब रहेगा। इस विषय पर धनसुआ के सरपंच प्रमोद बोरकर बताते हैं कि प्रशासक यदि व्यवस्था संभाल लेते हैं तो ठीक, नहीं तो पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। शासन की मंशा के हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि चुनाव भी हो जाएगा। तो जैसे देखा जा रहा है कि 12 मार्च से फिर प्रशासक बैठ जाएंगे सभी। हाँ। तो फिर काम क्या प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल प्रभावित होंगे, क्योंकि वो प्रशासक जो शासक रहेगा वो उस जिम्मेदारी को संभाल पाता है कि नहीं पाता। तो फिर भी क्या होना चाहिए? चुनाव अभी होना चाहिए। क्या परेशानी जाएगी अगर चुनाव नहीं होते? तभी चुनाव नहीं होते बिल्कुल काम ही बंद हो जाएंगे पूरे। फिर भी किस तरह के काम प्रभावित हो जाएंगे? जो भी निर्माण काम है, मनरेगा के काम है, ये सब प्रभावित होंगे। प्रशासक को वो उतनी जिम्मेदारी से नहीं संभाल पाएगा जो सरपंच संभालता है, क्योंकि सरपंच गांव से होता है और प्रशासक को वो अपनी जिम्मेदारी पर अपनी नौकरी करेगा, बस वो नहीं कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 26 मई तक मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख तय की गई है। अनुमान ही लगाया जा रहा है कि उसके बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। 12 मार्च से लेकर 26 मई तक ग्राम पंचायतों में प्रशासक के द्वारा कमान संभालने की तैयारियां पूरी तरह से दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान आज तक तो चुनाव हो जाने थे, लेकिन चुनाव जितना लेट होगा उतनी ही समस्या ग्राम स्तर पे होना तय है, क्योंकि ग्राम की जो जनता होती है उसे कहीं ना कहीं अनेकों काम ग्राम पंचायत के माध्यम से कराए हो जाने होते हैं। चूँकि प्रशासनिक जो वहाँ पे अधिकारी बैठेंगे, प्रशासन बगैर पंचायत को चलाने का काम करेंगे। हम ये नहीं कहते कि प्रशासन नहीं चला पाएगी, लेकिन क्या होगा कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है या जनप्रतिनिधि जो होते हैं
उनके पास आम जनता जब जाती है तो उनको समझा पाती है कि आपके काम कैसे हो पाएंगे, लेकिन प्रशासन जो है उतने जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करेगा। मैं ऐसा जानता हूं, क्योंकि मैंने 5 साल के कार्यकाल में अपने देखा है ग्राम पंचायत में कि सरपंच की जो भूमिका होती है, निश्चित जनता उसको चुनकर इसलिए लाती है कि वो हमारे काम करेगा, हमारी सुनेगा, लेकिन प्रशासन उसकी नहीं सुनेगा क्योंकि वो उतना जानता नहीं है, घर तक वो पहुँच नहीं। 24 फरवरी से एक बार फिर शुरू की गई बालाघाट गोंदिया इतवारी ट्रेन पूर्व की तरह तकनीकी कारणों की वजह से बालाघाट देरी से पहुंच रही है। दूसरी बार संचालन के पहले दिन 24 फरवरी को यह ट्रेन 15 मिनट देरी से पहुंची, तो वहीं 25 फरवरी को लगभग 45 मिनट देरी से यह ट्रेन बालाघाट आई। यात्रियों के अनुसार यह ट्रेन गोंदिया अपने तय समय के अनुसार पहुंच गई थी, लेकिन वहां से लगभग 45 मिनट के बाद बालाघाट के लिए रवाना किया गया। नागपुर वाली ट्रेन से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से बैठे थे आप? हम लोग गोंदिया से बैठे हैं। अच्छा, गोंदिया कितने बजे पहुँच गई थी? 2:05 राइट टाइम आ गई थी। राइट टाइम। तो फिर लेट कहाँ हुई? वहीं खड़ी कर दिया था स्टेशन पे। कितना लेट हो गया? 45 मिनट। कौन घंटा लेट हो गया? क्या कारण बता रहे हैं? कुछ नहीं, आउटर सिग्नल नहीं दे रहा करके गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा, वहीं से मतलब वहीं से। इस विषय में जब बालाघाट स्टेशन प्रबंधक राजेश गांधी से चर्चा की गई तो उन्होंने ट्रेन के देरी होने के विषय में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि यह वरिष्ठ स्तर का मामला है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर टेकाड़ी पंचायत में 24 फरवरी की शाम को अचानक आसमान से आफत के रूप में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे गांव के अधिकांश कबीलों वाले मकान की छतें टूट गई और फसल प्रभावित हो गई। इस विषय पर ग्रामीणों ने बताया कि ओलावृष्टि की वजह से उन्हें बहुत अधिक डर लगा। इस दौरान उनके मकान की छत और दीवार टूट गई। बहुत गार गिरी जी, गार गिरने से सब जिधर उधर वो बैठ गई है दीवार, उस साइड में भी आप पिछवाड़े जा कर के देखिए। अच्छा, कितने बड़े बड़े थे घर? हाँ जी, आधा किलो की गिरे जी। तो उस समय क्या कर रहे थे आप लोग? अब क्या करें, घर के चंदर में बैठे रह गए। कितने बजे की बात है फिर? ये कल 5:30 बजे। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हाँ, नुकसान तो घर ही पूरा बर्बाद हो गया जी, पूरा घर ही में पानी रहने लायक ही नहीं। और पीएम आवास का लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिल रहा साहब, हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल पाया? ये तो 2 साल दिन होने लगे साहब। वो 5:30 बजे की बात है। अच्छा, कहाँ थे उस समय आप? मैं कार्यक्रम से घर आ रहा था कल। धनसुआ से ढाबे में रुका था भुरू पटेल के। वो वर्षा हो रही थी बर्फ की। हाँ, फिर उस बीच में वहाँ रुक चुका था, पर मेरे घर में जो परिवार थे वो सब बेचारे इधर उधर रहने लगे और भट्टा जो लगाए थे हम लोग पूरा नाश हो गया। हमारे यहाँ का भट्टा टमाटर भट्टा जो भी है पूरा नाश हो गया और पूरे परिवार वाले डर गए थे, रुक गए थे इधर उधर सब। इतनी भयानक बारिश हो गई? भयंकर, और बर्फ भी बहुत गिरा, बड़े बड़े गिरे थे। अचानक हुई आफत की बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की रबी में लगी धान, सब्जी, चना, उड़द, अलसी, गेहूं पूरी तरह से प्रभावित हो गए। टमाटर कितना लगाए थे आपने? 1 पैकेट। अच्छा, ये बताएं, ये फसल पूरी बैठ गई, कब बैठ गई? ये कल कैसे बैठ गई? ये ओला से। तो पूरी की पूरी फसल क्या खराब हो गई? क्या हुआ? ये सब पैसे बड़े बड़े पत्थर गिरे, उससे सब वो ये हो गए। कवली भी टूट गए, टमाटर भी गल गए, वो सरसों भी गया, सब झड़ गए पत्थर से। खेत में ये ओलावृष्टि से भारी नुकसान है। देखो, अलसी की पूरी चटनी बन गई है, बड़े बड़े पत्थर गिरे, आधा किलो, पौन किलो के। पूरी अलसी बर्बाद हो गई, सरसों बर्बाद हो गए, गेहूँ की फसल बर्बाद हो गई, फिर भी पूरे ज़मीन पे गिर गए। अच्छा, कितने बजे की बात है और कितना नुकसान हुआ होगा? ये 5-5:30 बजे की बात है और बड़े बड़े ओले गिरने चालू हो गए, तो बिल्कुल आधा घंटा, करीब पौन घंटा बड़े बड़े ओले गिरे, तो पूरी फसल चौपट हो गई। तो फिर भी कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरे हिसाब से मेरे को करीब 50,000 की नुकसान होगी, सरसों गेहूँ अलसी मिला के। अगर गांव की बात करें तो गांव की बात करें तो लाखों रुपए की नुकसान हो गई, बड़े बड़े कबीले के चूरे हो गए। किसानों के अनुसार ओलावृष्टि की वजह से धान की फसल को आंशिक नुकसान हुआ है, तो वहीं गेहूं और चना की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। हमने लगाए थे सर गेहूं और थोड़ा बहुत धान है, तो धान तो अब उसकी भी कमर टूट गई, लेकिन गेहूं और सरसों पूरा बर्बाद हो गया। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? कम से कम 8-10 हज़ार का। कितने एकड़ में लगाए थे आपने? मतलब 1 आध एकड़ में लगाए। 1 आध एकड़ पे कितना मुनाफा ले लेते थे उससे आप? उससे तो सर जी हम लोग ऐसे 10 कुंटल 12 कुंटल ले लेते मुनाफा।
अब पूरी बर्बाद हो गई। हाँ ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हुआ है। तो अच्छा। क्षेत्र के जनपद सदस्य भूरू पटेल ने बताया कि 24 फरवरी को हुई ओलावृष्टि की वजह से लोगों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। शासन से वे मुआवजे की मांग जल्द से जल्द करेंगे। कल जो हमारे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है और बहुत तेज़ी से हुई, तो उससे हमारे क्षेत्र की जो आज क्या था गांगुलपारा जलाशय में इस बार पानी का जल स्तर अच्छा था, तो उसको देखते हुए किसानों ने रबी की फसल लगाने के लिए मतलब बुआई किए थे। पर कल जो ओलावृष्टि हुई उससे तो हमारी खार से लेके फसल से लेके सब चीज़ खराब हो गई और इवन जो गरीब लोग थे उनकी तो घर की कबीली तक टूट गई। ऐसी स्थिति में अब हम लोग मांग करेंगे प्रशासन से, हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बैठी हुई है उनसे कि जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं उनको मुआवजा मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को उसका लाभ भी जो है मिले। और जो PM हाउस का जो इस बार जो टारगेट है अभी देखते हैं कि मार्च तक वो नए टारगेट आने वाले हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सभी लोगों का उसको लाभ मिले। क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में आज अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम के नेतृत्व में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया। ग्राम धपेरा मोगा के अंतर्गत बुट्टा हजारी की महिला गंगा पगरवार ने बताया कि वह आधार कार्ड न बन पाने के कारण वह विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है, जिसके कारण उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो आधार कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। अच्छा, आधार कार्ड के लिए आपने आवेदन दिया था? आवेदन नहीं दिया अभी तक, मगर वो गांव में बनाए। अच्छा, गांव में बनाए थे? हाँ, गांव में बनाए। वो पर्ची देते हैं पर आते ही नहीं है। यानी आधार कार्ड नहीं आ पा रहा, पर्ची मिली है? पर्ची मिली है, हर जगह पर्ची मिली, आधार नहीं आ रहा है। और उसमें कुछ सुधार के लिए बोले थे क्या? सुधार उधार बना ही नहीं है। अच्छा, बने ही नहीं है? बना ही नहीं है आधार कार्ड। तो किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? तो ये तो हो रही कि आधार नहीं है तो ना खाता खुल रहा है, राशन मिल रहा है, न वो विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। अब लड़के बच्चे कौन पाल रहे हैं? लड़के बच्चे किसी का कोई। जहाँ पर आपने आधार कार्ड बनवाए थे, जहाँ के लिए आवेदन किए थे, तो उससे बात किए थे? उससे बात किए तो उसने वोटर ID में पुराना था, वो बोल रहे कि पुराने में सरनेम नहीं है, नया बनाओ, तो वो नया बनाए। फिर भी रजिस्टर हो गया बोलते तो नहीं बन पा रहा। 24 फरवरी की शाम जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण किसानों की रबी की फसल नष्ट हो गई। खैलांजी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम किन्नी के काफी किसानों को अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आज किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की। कल 24 तारीख शाम 6 से लगभग 7 बजे तक ओलावृष्टि हुई सर, आंधी तूफान के साथ, और बड़े बड़े ओले आए, जिसमें रबी की फसल में चना, गेहूं, लखोड़ी, पोपट, अलसी, तुअर आदि फसल लगी हुई सर, वो पूरी तरह से 100% नष्ट हो चुकी है सर। उनका नुकसान सर 80 से 90% तो हुआ है सर। क्या मांग करते हैं शासन से? शासन से यही मांग है सर, उनके खेती का जांच उपरांत निरीक्षण के दौरान जो भी वास्तविक मुआवजा शासन से राहत राशि मिले तो उन्हें, यही मैं इच्छा लेके आया हूँ सर कि उनको मुआवजा शीघ्र जल्दी मिले। आदिवासी बैगा समुदाय के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है, लेकिन इस योजना का लाभ आदिवासी बैगा नहीं उठा पा रहे। ग्राम पंचायत पुरवाही एवं बासी के ऐसे काफी आदिवासी बैगा है जिन्हें प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बताएं कि प्रोत्साहन योजना के तहत आदिवासी बैगा परिवार को 1000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता नहीं बरती गई। आज ग्रामों से करीब आधा सैकड़ा आदिवासी बैगा महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। जी, हमारे 1000 मंत्री योजना दे रहे हैं, हमारे पैसा मिले नहीं रहा। 8 महीने हो गए हमको मिल नहीं रहा। 8 महीना हो गया? कितना पैसा मिलता है? 1000 रुपये महीने का। तो अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए शिकायत ये थे, आपके जो आवेदन दिए थे? जनपद पंचायत में भी गए तो बोले कलेक्टर के पास जाके आवेदन दो, ऐसे तो इसलिए हमने यहाँ आए। कितने ऐसे महिलाएं हैं, कितने परिवार हैं ऐसे जिन्होंने नहीं मिला है? हमारे तो बहुत है जी, लेकिन अभी तो यहाँ 13 ही लोग आए। 13। ग्राम पंचायतों के माध्यम से अपनी सेवाएं देने वाले जिले के करीब 1000 से अधिक कोटवार अपनी समस्याओं को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं।
जिनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर कोटवार वेलफेयर संघ ने एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। आज नगर के अंबेडकर भवन में कोटवार संघ की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कोटवार मौजूद रहे। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन कर जिला अध्यक्ष की कमान अशोक गेडाम को सौंपी गई। हाँ, अभी अब जो आज के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष की जो जवाबदारी दे रहे हैं, जिसे मैं अच्छे से निभाऊंगा और जिले के अपने जो कोटवार भाई है, अशिक्षित कोटवार है और पढ़े लिखे जो आ रहे हैं, उनके साथ में बैठ के कुछ अच्छी कार्यकारिणी करके हमें आगे का कार्यक्रम को अच्छा बनाना है कोटवार। सर, जैसे हम अभी पिछले सत्र में हमारे पास में सरकार के माध्यम से सामग्री आई थी, जो बिल्कुल यानी बिल्कुल सामग्री ठीक नहीं थी, पूरी घटिया प्रकार की सामग्री थी। तो हमने बगावत किया था जिले में और तहसीलों में कि ये सामग्री मत लो, लेकिन अब सरकार ने बोला, तहसीलदार लोगों साहब ने कि यार ये सरकार की आई है, इसको ले लो। लेकिन ये पूरी सामग्री घटिया थी। काफ़ी तहसील में सामान कुछ कोटवारों ने ले गए, बाकी तो पड़ी हुई है तहसीलों में। वारासिवनी के कटंगी मार्ग स्थित पटेल आरा मिल को 25 फरवरी को वन विभाग के द्वारा सील किया गया। यह कार्यवाही वारासिवनी परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा व अन्य वन्य कर्मियों की उपस्थिति में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग को शिकायत मिली थी कि पटेल आरा मिल में अवैध रूप से लकड़ी खरीद कर चिरान की जा रही है, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा के नेतृत्व में वन अमले ने उक्त आरा मिल में दबिश देकर जांच की, जिसमें 53 घन मीटर लकड़ी संदिग्ध पाई गई, जिस पर आरा मिल को सील कर जांच की जा रही है। दूरभाष पर चर्चा में वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने बताया कि शिकायत पर पटेल आरा मिल में जांच की गई, जिसमें 53 घन मीटर संदिग्ध रूप से कृषि भूमि की लकड़ी पाई गई, जिसकी जांच की जा रही है। तब तक उक्त मशीन बंद रहेगी। 25 फरवरी से नगरपालिका परिषद ने वसूली अभियान शुरू कर दिया है। 1 महीने से लगातार नगरपालिका द्वारा मुनादी की जा रही है कि जल्द से जल्द बाकायदा अपना टैक्स जमा करें। ऐसा नहीं करने वाले बकायेदारों के घर के सामने लाल गोले लगा दिए जाएंगे, जिसमें 25,000 तक 1 गोला, 25,000 से अधिक 2 गोले, 50,000 से अधिक बकायेदार के घर के सामने 3 गोले बनाए जा रहे हैं। बड़े बकायेदारों के लिए जो पूर्व से घोषित था, तो 25,000 तक के 1 गोला, 25,000 से 50,000 तक 2 लाल गोले और 50,000 से ऊपर 3। तो ये पब्लिक प्रेस में भी जा चुका है और इनको सबको 1 महीने से मुनादी करा रहे हैं कि आप लोग संपत्ति कर की राशि जमा करें, नगरपालिका में विकास में सहभागिता निभाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस चीज़ को अनदेखा अनसुना किए हैं, तो हमें ये कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसमें कल कलेक्टर साहब ने मीटिंग लिया था, तो हमारे अभियान चालू हो गया। उसमें वसूली भी धीरे धीरे आ रही है। सर, कितने करोड़ की वसूली बाकी है? सब मिला के, जिसमें संपत्ति कर, जल कर और दुकानों की, ये सब मिला के लगभग 6 करोड़ रुपए की वसूली है, जो अलग अलग आंकड़ों में है। नगरपालिका परिषद में लगभग 6 करोड़ का संपत्ति कर और जल कर सहित अन्य वसूली बाकी है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें शहर के लोग सहयोग भी कर रहे हैं और संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं। संपत्ति कर वसूली बेसिक काम है हमारा, सफाई करना बेसिक काम है हमारा, पानी सब देना हमारा बेसिक काम है। हमारी तो मुख्य चीज़ें तो यही नगर पालिका का दायित्व। आज कितने गोले लगे? आज लगे होंगे, अब एक तो आंकड़े तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरा कर्मचारी अमला अभी भी काम कर रहा है। ये अभियान प्रारंभ हो चुका है, ये रुकेगा नहीं। लगातार वसूली के लिए हम लोग एकदम तटस्थ हो चुके हैं और इस पर कड़ी से कड़ी। बैहर तहसील के अंतर्गत आने वाले आम गांव की पोगार टोला में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 18 व्यक्तियों द्वारा चारागाह भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा कर मकान निर्माण और कृषि कार्य किया जा रहा है। इस कारण ग्रामीणों को दैनिक जीवन में दर्जनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बाढ़ आने पर की गौठान की जमीन है, वो हम चराने के लिए हमारे जो गौचर की ज़मीन है और गौचर के नाम से वो ज़मीन आज अधिकार अभिलेख उसमें अगर नक्शा खसरा भी निकाल के लगा दिए हैं, कब्जा किया गया है इस पे। हाँ, लेकिन वो जो 17-18 लोग जो हैं वो अवैध कब्जा करके रखे गए हैं। खेती बाड़ी काश्त कर रहे हैं, गन्ने का फसल लगाए। आज मौखिक में जाके कोई भी देख सकते हैं, उसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को इस मामले की शिकायत नहीं की गई हो, बावजूद इसके इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसील मैडम को जो है अतिक्रमण के लिए आदेश के लिए लगाए थे, अतिक्रमण से हटाए जाएं, लेकिन मैडम जो है सुन नहीं पा रही है, टाल मटोल कर रहे हैं।
2 दिन मतलब 1 महीने बाद हमने एसडीएम साहब को भी दिए आदेश के लिए। एसडीएम साहब के यहाँ से भी कोई सुनाई नहीं हुई, तो हमने जन सुनाई में कलेक्टर साहब के यहाँ जो है अतिक्रमण कितने एकड़ ज़मीन पे कब्जा किया गया? 18 एकड़ कुछ ज़मीन जो है, 17 एकड़ 64 डिसमिल आसपास। किन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया? ये 17 मकान लोग हैं। उस ज़मीन में हमारा पूरा गाँव का निवास होता है, 200 मकान के आसपास है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बगदेही के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोहरा के बड़ा तालाब में 25 फरवरी को प्रातः 10 बजे ग्राम बहेगांव निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति लखन पिता फदाली यादव की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और मातम का माहौल निर्मित हो गया। परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद थाने से पहुंचे सहायक उप निरीक्षक जयंत पिछोड़े के द्वारा ग्रामीणों की मदद से बहेगांव के मछुआरों को बुलाकर तालाब में जाल डालकर शव की तलाश की गई। इस दौरान लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया गया। पद्मेश से चर्चा में बहेगांव सरपंच बलेश राहंगडाले ने बताया कि प्रातः उन्हें सूचना मिली थी कि ग्राम का लखन यादव डोहरा स्थित बड़ा तालाब में डूब गया है, तो वे तत्काल तालाब पहुंचे, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया जो पानी में डूब चुका था। इसके बाद गांव के मछुआरों को बुलाया गया, जिनके द्वारा तालाब में जाल डालकर शव की तलाश की गई। ये घटना लगभग 9 बजे के आसपास की है। मुझे पता चला यहाँ से तिलक गड़े जी ने मुझे फ़ोन किया कि आपके गांव का जो लखन यादव है वो तालाब में डूब गया है। जब मैंने आके देखा तो तालाब में वह दिखा तो नहीं। उसी समय मैंने गोताखोरों, हमारे यहाँ के जो मछुआरे हैं, उनको बुलवा के जब हम लोगों ने सर्च किया तो लगभग अभी 10 मिनट पहले वो हमें तालाब में पाया मृत पाया। क्या करते थे वो मजदूरी का कार्य करते थे। बगदेही सरपंच ठानेंद्र ठाकरे ने बताया कि ग्राम डोहरा के समीपस्थ ग्राम बहेगांव निवासी लखन यादव कुछ कार्य से डोहरा आए हुए थे, जो तालाब के किनारे हाथ पैर धोने के लिए तालाब में उतरे थे, जिनका अचानक पैर फिसलने से वे तालाब में गिर गए। क्या घटना आपके ग्राम की? ग्राम डोहरा का बड़ा तालाब है। यहाँ पर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास नज़दीक का ग्राम बहेगांव के निवासी लखन यादव कुछ काम से डोहरा आए हुए थे और तालाब के किनारे हाथ पैर धोने के हिसाब से तालाब में मतलब नीचे उतरे थे। अचानक उनका पैर फिसलने से वो तालाब में समा गए और निकलने का भी प्रयास किए, लेकिन निकल नहीं पाए और अंत में मतलब वो तालाब में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी मुकेश उर्फ खुमेंद्र पिता बेनीराम महोबे 32 वर्ष ग्राम कलपाथरी थाना लांजी निवासी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया। यह सजा विद्वान पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामजीलाल ताम्रकार की विद्वान अदालत ने सुनाया। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा 6,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। ग्रीष्म ऋतु के करीब आते ही पीएचई विभाग ने जिले की जनता को बेहतर जल व्यवस्था मुहैया कराने के लिए सूखा राहत पैकेज का प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया है। सूखा राहत के लिए जिले में स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां पर ग्रीष्म ऋतु में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है। ऐसे स्थानों पर सिंगल फेस हेडपंप उत्खनन और हेडपंप मरम्मत का मसौदा तैयार कर भोपाल भेज दिया गया है। और योजना का संचालन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना है और ग्राम पंचायत ही इसका सुधार कार्य करेगी। सर, जो 9 ग्रामों में नल जल योजना नहीं पहुंच पा रही, क्या कारण है सर उसका? नहीं, योजनाएं तो हैं
उसका संचालन संधारण ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किया जा रहा है। उसके कारण वो चालू नहीं है, बंद है, और हम उनको समझाइश दे के सुधार कार्य करवा लेंगे। निश्चित ही इस वर्ष आसमान से बरस रही आफत ने जिले का जलस्तर बेहतर रखा हो, लेकिन पीएचई विभाग अपनी ओर से कोई भी चूक करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अब देखना यह है कि सूखा के लिए राहत पैकेज मिल पाता है या नहीं। मंगलवार की सुबह बास से भरे ट्रक ने शहर के सरेखा रेलवे फाटक के निकट लगे नो एंट्री बैरिकेड को तोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद रेलवे को इस बैरिकेड को हटाने और बालाघाट गोंदिया मार्ग को सुचारू रूप से शुरू करने में लगभग 4 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस दौरान बालाघाट से गोंदिया, किरणापुर, लांजी की ओर जाने वाली बसों का रूट भी बैयर बाईपास की ओर बदल दिया गया। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार स्थानीय जनों से उन्हें जानकारी मिली कि बांस से भरे ट्रक ने नो एंट्री के लिए लगे इस बैरिकेड को तोड़ दिया है। हालांकि रेलवे पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उक्त ट्रक के चालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। प्रभारी स्टेशन प्रबंधक आर.के. गांधी ने बताया कि आरपीएफ इस मामले में जानकारी दे दी गई थी और उन्होंने तत्काल ही ट्रक को जब्त करने की कार्रवाई कर ली। हाँ, हमारा जो लेवल क्रॉसिंग गेट है बालाघाट गोंदिया के अल्टर रोड के बीच में है, सरेखा गेट बोलते हैं जिसको, वहाँ पे एक हमारे हाइट गेज को एक ट्रक ने क्रैश किया है। तो ट्रक पे कार्रवाई की जा रही है आरपीएफ के द्वारा और जब्त कर लिया गया। जिले के रामपहली थाना के अंतर्गत ग्राम दीनी के समीप बैनगंगा नदी में एक वृद्ध की लाश मिली है, जिसकी पहचान तीजूराम पिता झाड़ूलाल कावरे 65 वर्ष निवासी लड़सड़ा थाना रामपहली के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार वृद्ध मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जो 20 फरवरी से अपने घर से लापता था। परिजनों के द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। 21 फरवरी को उसके गुम होने की सूचना रामपहली थाने में दी गई। 25 फरवरी को ग्राम दीनी के समीप बैनगंगा नदी में एक वृद्ध की लाश देखी गई थी। शहर के बूढ़ी स्थित शासकीय आईटीआई में वार्षिक खेल प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में वॉलीबॉल एवं कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान वॉलीबॉल में कारपेंटर शाखा विजेता और स्टेनो शाखा उप विजेता रही। इस प्रकार कबड्डी प्रतियोगिता में कारपेंटर शाखा विजेता और फीटर शाखा उप विजेता रही। प्रतियोगिता के दौरान पुलिस विभाग के विभिन्न खेलों के उत्कृष्ट राष्ट्रीय खिलाड़ी नरेंद्र सिंह परियार, रामकिशोर रांगजाले, सुरेंद्र धुआरे, शैलेंद्र शुक्ला, रमेश उके, तोपेश गौतम, रूबी अली, आईटीआई के प्राचार्य मोहसिन हबीब खान, शिक्षक दशरथ बिशेन, आरएम कुरैशी, जगदीश मेश्राम, जीसी इंगले, उमाशंकर ब्रह्मे एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। ये हमारा खेलकूद का आयोजन वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से रहता है। मध्य प्रदेश में सभी आईटीआई अपने अंतर ट्रेड स्तर पे ये खेल करती हैं। उसी श्रेणी में अपने बालाघाट जिले की आईटीआई में भी ये खेल हुए हैं और इसमें सभी ट्रेड, जैसे बालाघाट आईटीआई में 15 ट्रेड हैं, 15 ट्रेड के सभी बच्चे भाग लेते हैं। कौन कौन से खेल और ट्रेड वाइज होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, दौड़, इतने खेल हम लोग कराते हैं। बैडमिंटन, कैरम और शतरंज, ये खेल होते हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं, बहुत उनको मज़ा आता है। वारासिवनी मंडी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय सहारे एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। वन विभाग के डिप्टी रेंजर वीआर उके के साथ कथित तौर पर की गई अभद्रता के मामले में मंडी अध्यक्ष सहारे के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पद्मेश को जानकारी देते हुए डिप्टी रेंजर वीआर उके ने बताया कि वह रमरमा का क्षेत्र उनके अंतर्गत आता है, जहां पर वे सेवा देते हैं। उन्हें यह जानकारी मिली थी कि नगजर टोला में तेंदुए द्वारा बकरी का शिकार कर दिया गया है। वे मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि ग्राम के सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें निवर्तमान मंडी अध्यक्ष विजय सहारे भी शामिल थे। 23/2/2020 को
लगभग 11 बजे परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और फ़ोन पे बताया गया कि ग्राम नगझर में तेंदुआ द्वारा मवेशी को मारा गया है। उस स्थान पर जाइए और लोगों को समझाई दीजिए। मैं उस स्थान पे गया तो वहाँ पे विजय सहारे नाम का एक व्यक्ति नांदगांव का रहने वाला था। ये पूर्व मंडी अध्यक्ष रहे? हाँ, मंडी अध्यक्ष हैं वो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू क्यों आया रे यहाँ, इस तरीके से? हाँ, इस तरीके से बात की, खड़ी लैंग्वेज में, अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते। जी जी। तो मैंने बोला भाई देखो, मैं तो कोई एग्जाम पास करके आया हूँ, तब तो मैं आज डिप्टी रेंजर हूँ और मैं 29 साल से सेवा कर रहा हूँ वन विभाग में। तो मेरा काम है कि अगर वन से संबंधित कोई भी घटना घटती तो वहाँ जाना। तो सर उसकी ना बकरी थी वहाँ ना कुछ थी। तो वो बोले हमारी 10,000 की बकरी तुम 3,000 क्यों दोगे? तो मतलब शासन ने जो निर्देश दिया है कि 3,000 से अधिक आप बकरी का मुआवजा नहीं दे सकते। तो बोले सर जातिगत उद्बोधन अगर करेगा तो FIR तो दर्ज होगी। इस टाइप से उन्हें अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ में। आपके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराएगी? जी, मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये कब करवाया आपने रिपोर्ट? मैंने 23/2/2020 को करवा दिया शाम को। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया। जिले के लामता क्षेत्र के बगीचा टोला में बार बार तेंदुए की उपस्थिति थी। स्थानीय जन बहुत अधिक दहशत में है। जानकारी के अनुसार अनिल यादव के घर में बंधी 2 बकरियों का तेंदुए ने शिकार कर लिया। इस दौरान तेंदुआ 5 फीट ऊंचा फेसिंग से घर के भीतर बंधी बकरी को मारकर ले गया। इस मामले के ग्रामीण वन विभाग के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी को सूचना दी गई। वन विभाग द्वारा मुआवजा के लिए प्रकरण तैयार किया गया। इस घटना के बाद गांव में तेंदुए के घुसने से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। वारासिवनी तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर सावंगी में मीठे पानी से तरसते लोगों को अब मीठे पानी मिलना शुरू हो गया है। 25 फरवरी को रेलवे विभाग ने 60 मीटर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी। PHE विभाग वारासिवनी के द्वारा रेलवे की अनुमति पर अधूरी पड़ी पाइपलाइन को पूर्ण किया गया। इसमें शासन प्रशासन का जो हमको सहयोग मिला है उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये गांव पानी जो मीठे पानी की समस्या है ये बनी हुई थी हमेशा से। और 2008 में ये नल जल योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन पानी के स्रोत न मिलने से धीरे धीरे इसमें निरंतर कार्य चालू रहा। पानी का स्रोत जब मिला तो इसको जिंदा रखने में हमारे कहना चाहिए PHE विभाग में जो सूर्यवंशी साहब है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने समय समय पे हमें सूचना दे के बताया कि यार ये इसको वापस नहीं करना है, आप अगर सहयोग करते हैं गांव के लोग तो ये पुनर्जीवित होगी और गांव को इसका लाभ मिलेगा। 1 लाख लीटर क्षमता वाली पानी टंकी का निर्माण किया गया, जिसमें गांव और टंकी के बीच में रेलवे फाटक थे, जिसके नीचे इरिगेशन की नहर है जिसमें खेती के लिए पानी आता है, जहां पर पाइप डाला गया था जिसे रेलवे विभाग द्वारा निकाल दिया गया और जबरदस्ती करने पर FIR करने की धमकी दी गई। क्योंकि यहाँ पे एक रेलवे की LC गेट 62 के नीचे नहर विभाग का एक पुलिया जाता है, उसमें वो पाइप रखना था। रेलवे के द्वारा इनको रोक दिया था काम। फिर इन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो हमने महाप्रबंधक जी को इसकी जानकारी दी और बैठक में बात उठाई। तो DRM मैडम से भी मिले। तो बालाघाट प्रवास के दौरान महाप्रबंधक जी के PHE विभाग के अधिकारियों को मैं स्वयं बुलवाया कि आप भी आ जाइए और अपन इस बात को सामने प्रेजेंटेशन करिए। तो आपके साथ जिला प्रशासन की तरफ से मुख्यम साहब भी थे, बात रखी गई। फिर उसके बाद उनको हमने यहाँ से ड्राइंग बना के, मैं नागपुर गया था, मैंने मैडम को पूरा ड्राइंग और आवेदन दिए। फिर उन्होंने उसका पुनः उस पर आदेश किया कि उन्होंने फिर अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप इसका स्थल निरीक्षण कर समस्त आप इसकी ड्राइंग डिजाइन बना के भेजें। और उन्होंने फिर अपना प्रतिवेदन स्थल निरीक्षण कर और ड्राइंग डिजाइन दी, वो हमारी ड्राइंग डिजाइन से मैच था। तो फिर उसके जिससे ग्रामीणों के चेहरे में मुस्कान आ गई, वरना ग्रामीणों को मीठे पानी के लिए गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी लाना पड़ता था, जिसमें उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें अब छुटकारा मिल जाएगा। आसपास स्रोत नहीं मिला तो अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जाके हमें सफल स्रोत प्राप्त हुआ। फिर वहाँ से राइजिंग मैन डाले नदी के नीचे से क्रॉस करते हुए, और फिर जब हम विश्वास हो गया हमें कि अब हमारे लिए हमारे पर पर्याप्त पानी सामू देने के लिए पीने का, फिर हमने टंकी निर्माण करवाया। टंकी भी कंप्लीट हो गई हमारी वो पाइपलाइन राइजिंग मैन की टेस्टिंग भी हो गई। पर अब जब हम चालू करने के लिए गाँव में आए तो यहाँ एक रेलवे लाइन है जो बालाघाट कटंगी,
तो उसके नीचे से बाजू में क्या है, वहाँ पे इरिगेशन का नहर है, तो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, खाली हमको नहर के ऊपर पाइप रखना था। पर उनके चूँकि बाजू में गेट है उनका, तो गेट के जो कर्मचारियों ने अपने अधिकारी से बात किया हो तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो नहीं करने देंगे क्रॉस, और अगर जबरदस्ती कोई क्रॉस करता है तो हम FIR कर देंगे उनके खिलाफ। और हमारे जो नीचे डाले गए पाइप थे, उन पाइपों को उनके अपने लेबर द्वारा खिंचवा के बाहर कर दिया गया। फिर प्रयास चलते रहे, हर लेवल पे प्रयास हुआ, हम लगे रहे काम में, ग्रामवासी भी लगे रहे, ठाकरे जी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कंटिन्यू यहाँ जाना वहाँ जाना, DRM मैटर से बात करना, सेठी जी भी साथ में थे, और फिर सांसद जी से बात हुई। फिर सबसे ज़्यादा भूमिका प्रशासन की रही, कलेक्टर साहब की और SDM साहब की, जिन्होंने मतलब स्वयं आके और स्वयं SDM साहब ने खुद जाके DRM मैडम जब बालाघाट आई थी तो उन्होंने उनसे बात किया, उन्हें आश्वासन दिया और उनको बात समझाई गई कि एक्चुअली में वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं करना रेलवे संपत्ति को, हमको खाली वहाँ पाइप रखना है। जब वो कन्वेंस हो गए वो लोग अधिकारी रेलवे के, तब उन्होंने बालाघाट के अधिकारियों को बोला कि नहीं ठीक भाई, उनको अपना काम करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर अब जाके कल उन्होंने हमको बोला कि ठीक है अपना पाइप डालिए। फिर हम अपनी पूरी टीम लेके आए विभाग की, और आज हमने रेलवे लाइन के नीचे से GI के 100 mm डाले, GI के पाइप अभी डाल के फ्री हुए। तहसीलदार बालाघाट द्वारा नगरीय क्षेत्र बालाघाट के 50 भूमि स्वामियों को डायवर्जन की बकाया राशि शीघ्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बकाया राशि 7 दिनों के भीतर जमा नहीं करने पर उनकी भूमि के नीलामी की कार्यवाही की जाएगी और बकाया राशि वसूल कर ली जाएगी। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 33 से लेकर गायखुरी सहित अन्य वार्डों में भूमि मालिकों द्वारा वर्षों से डायवर्जन की राशि जमा नहीं की गई है, जो अब हजारों में पहुंच चुकी है। 50 व्यक्ति के हिसाब से यह आंकड़ा अब लाखों में पहुंच गया है। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द राशि जमा करवा दें। वारासिवनी के वार्ड नंबर 3 रानी दुर्गावती नगर में बीते 3 महीने से सड़क खोद कर रख दी गई थी, लेकिन कार्य बंद पड़ा था। उक्त विषय को लेकर रोड की खुदाई कर गायब हुआ नगरपालिका ठेकेदार के शीर्षक से नाम से 18 फरवरी को पद्मेश न्यूज में प्रसारित की गई थी, जिस खबर का असर हुआ कि 2 दिन में CC रोड के कार्य को लेकर नगरपालिका प्रशासन हरकत में आ गया और कार्य को प्रारंभ किया, जिसे लेकर वार्डवासियों ने पद्मेश का आभार जताया कि आपके प्रकाशन से उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और हमारी परेशानी का निराकरण हो रहा है। वहीं कार्य में गति है, जिससे जल्दी उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। ये इनके पास 25 बार जाने के बाद में, आवेदन लगाने के बाद, निवेदन करने के बाद इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आखिर में जब पद्मेश न्यूज में ये बातें गई तब इनके कान खड़े हुए और आज जाके इन्होंने काम चालू किया। अभी 2 दिन से पिछले की काम चालू है और हम उसके लिए प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और पद्मेश न्यूज को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर आप किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं? अब जिस तरह का सहयोग हमने उनसे कहा है कि आपको जिस तरीके की भी जरूरत पड़े, चाहे पानी की जरूरत पड़ रही हमसे कहिए। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं प्रभाष शांडिल जी, काफ़ी ऊर्जावान हैं और क्रांतिकारी रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पद्मेश न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है, हम चाहते हैं कि पद्मेश न्यूज़ से लगातार आप जिस तरीके भी समस्याएं होती हैं, निश्चित रूप से जो सामाजिक हित की और सामाजिक सरोकार से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसे कोई समस्याएं होती हैं, तो निश्चित रूप से हम तमाम बालाघाट वासियों से निवेदन करते हैं कि जो भी समस्याएं उनके बीच में आती हैं, प्रशासन के बीच में अगर कोई गेप बनता है तो वो तत्काल पद्मेश से संपर्क करें और अपनी आवाज़ पद्मेश तक पहुँचाएँ। हम पूरी सहभागिता निभाएंगे हर समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के साथ मिलकर। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज़, वाराणसी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव में देरी, जनप्रतिनिधियों में नाराजगी और आक्रोश। टेकाड़ी में आफत की बारिश, ओलावृष्टि, दर्जन भर से अधिक घर और फसल हुई प्रभावित। जिला प्रशासन का फरमान, 7 दिन में डायवर्जन का पैसा जमा नहीं करने पर जमीन होगी नीलाम। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास। वन विभाग की कार्यवाही, वारासिवनी में सील की गई आरा मशीन। नगरपालिका ने शुरू किया वसूली अभियान, बकायेदारों के घर के आगे बनाए जा रहे लाल गोले।
और पद्मेश न्यूज की खबर का हुआ असर, 3 महीने से बंद पड़ा सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।